मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने अपना पाठ पहला जो काव्य है, कविता है आत्मपरिचय कंप्लीट कर लिया है और एक गीत है उसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, कविता एक और जग का जीवन भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये दोनों अपोजिट सेंटेंस लग रहे हैं ना, तो ये विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। एक पंक्ति में तो कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मेरे ऊपर जीवन का बहुत भार है, और दूसरी ओर बोलते हैं कि मैं जग का ध्यान नहीं करता, मैं जब ये ज़माने की तरफ मैं ध्यान नहीं देता, संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये दोनों दो बातें हैं विरोधाभास वाली। तो इसका क्या मतलब है इस पंक्ति में, इस कविता में। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। कविता आत्मपरिचय में कवि के अनुसार संसार में सभी जीव जंतु एवं प्राणियों का, कविता आत्मपरिचय में कवि के अनुसार संसार में सभी जीव जंतु एवं प्राणियों का परस्पर संबंध होता है। सभी जीव जंतु एवं प्राणियों का परस्पर संबंध होता ही है। किसी का भी संसार और समाज से अलग रहना संभव नहीं है। किसी का भी संसार और समाज से अलग रहना संभव नहीं है। पूर्ण विराम। सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयों एवं विपत्तियों के होते हुए भी प्राणियों को जीवन यापन करना आवश्यक है। इसलिए कवि ने मानव के लिए जग जीवन को भार के रूप में बताया है। दूसरी ओर कवि निरंतर दुनिया में अपने अपूर्ण एवं दुविधापूर्ण संबंधों को व्यक्त करते हैं। एवं स्वयं को संसार से अलग मानते हैं। कवि का मानना है कि संसार में उनका अस्तित्व अलग है। इसलिए कवि ने जग का ध्यान नहीं करने के लिए कहा है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। ये दूसरा है, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। कवि के अनुसार यह संसार विविधताओं से पूर्ण है। यहाँ छोटे बड़े गलत सही, सबल निर्बल, अच्छे बुरे, निर्धन संबंध, संपन्न, संबंध नहीं लिखना है आपको, लिखना है संपन्न, निर्धन के साथ आ जाएगा संपन्न। सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अर्थात जहाँ स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग होते हैं वहीं नासमझ एवं नादान लोग भी होते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहते वहीं नादान भी होते हैं। अर्थात जो स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग हैं और जहाँ ऐसे लोग भी हैं जो ना समझे, सब बहुत चालाकी नहीं करते हैं, वो भी सभी साथ साथ रहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। कविता में कवि ने और शब्द की पुनरावृत्ति की है। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, बार बार और शब्द आया है, इसलिए कविता में कवि ने और शब्द की पुनरावृत्ति की है। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को संसार से अलग व्यक्ति बताया है और अपने लिए और का प्रयोग किया है। जहाँ पर उन्होंने स्वयं को संसार से अलग व्यक्ति बताते हुए अपने लिए और का प्रयोग किया है कि मैं और हूँ।
एवं संसार को भी अपने से अलग बताते हुए और शब्द का प्रयोग किया है। मैं और हूँ मतलब मैं अलग हूँ, और संसार और है मतलब संसार भी अलग है। तो अपने आप को अलग बताने के लिए और शब्द का प्रयोग किया, संसार को अलग बताने के लिए भी और शब्द का प्रयोग किया है। फिर पूर्ण विराम। कवि ने अपना एवं संसार के संबंध को गलत बताते हुए कवि ने अपने एवं संसार के संबंध को गलत बताते हुए और शब्द का प्रयोग किया है। कवि ने अपने एवं संसार के संबंध को गलत बताते हुए और शब्द का प्रयोग किया है। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? कवि के अनुसार जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर नष्ट कर देती है एवं शीतल वाणी का प्रभाव मनुष्य को प्रभावित करता है, किंतु वाणी की कटुता व्यक्ति के लिए अग्नि का काम करती है। कवि के अनुसार जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर नष्ट कर देती है एवं शीतल वाणी का प्रभाव मनुष्य को प्रभावित करता है, किंतु वाणी की कटुता व्यक्ति के लिए अग्नि का काम करती है। वाणी की कटुता मनुष्य के शब्द एवं वाणी की कटुता मनुष्य के सहज एवं आत्मीय संबंध को समाप्त कर देती है। मनुष्य के बाद सहज लिखना आप, सहज, यहाँ पे गलत लिखा है, सहज एवं आत्मीय संबंधों को समाप्त कर देती है। 5th क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? यहाँ पे जो ये प्रश्न जो कविता के साथ हम गीत दिया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उससे लिया हुआ है। तो यहाँ पे चिड़िया जल्दी उड़ के घर जाती है, उसके बच्चे रास्ता देखते हैं, उसकी बात कही गई है। आप लिख लीजिए, चिड़िया के बच्चे पूरे दिन घोंसले में अकेले रहते हैं। चिड़िया के बच्चे पूरे दिन घोंसले में अकेले रहते हैं एवं संध्या समय अपने पालक की प्रतीक्षा में, प्रतिज्ञा लिखा है, प्रतीक्षा मतलब वेट करना, रास्ता देखना। संध्या समय अपने पालक की प्रतीक्षा में आशावादी होकर नीड़ों से झांकने लगते हैं। नीड़ मतलब नीड़ों के आगे आप लिख लो घोंसला, ब्रैकेट लगा के आप लिखिए घोंसला। नीड़ों से झांकने लगते हैं। आखिरी प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? आवृत्ति अर्थात आवृत्ति का मतलब बताओ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें इस कविता में ये पंक्ति आपने बार बार पढ़ी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि इसकी आवृत्ति मतलब बार बार इसकी जो दोहराना हो रहा है, बार बार हर बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसकी क्या विशेषता है, किस विशेषता का पता चलता है? आप लिखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता में समय के जल्दी बीत जाने के दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता में समय के जल्दी बीत जाने के अनुभव की विशेषता का पता चलता है। समय के जल्दी बीत जाने के अनुभव की विशेषता का पता चलता है। अर्थात समय परिवर्तनशील है, गतिशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता एवं बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय परिवर्तनशील है, गतिशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता एवं बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आप लोग आज के होमवर्क में प्रश्नोत्तर करिए, कॉपी कंप्लीट करिए, कॉपी अच्छे से लिखिए और क्वेश्चन आंसर को लर्न करिए। हम कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हैं। चलिए बाय। बेटा अभी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं, कॉपी में मैंने आपको लिखवा दिए हैं।
मैं आपको इसलिए वापस बता रही हूँ, ये चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जो हमने आत्म परिचय कविता कंप्लीट की है, पूरा एक चैप्टर, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा इसलिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले कॉपी वर्क जो आप कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, फेयर। आप डायरेक्ट फेयर ही बनाओ, रफ में लिखना फिर उसको कॉपी करना, टाइम वेस्ट करने वाला काम मत करो। आप सबसे पहले पार्ट लिखो एक, उसके बाद पार्ट का नाम आ जाएगा आपका, पार्ट एक लिख के लिखो कविता आत्म परिचय। पाठ की विधा आप साथ साथ लिखते जाओ कॉपी में, क्योंकि जब आप बोर्ड के समय पढ़ाई करते हो तो यदि आपके पास नोट्स होंगे तो आपको पता होगा कौन सा पाठ की विधा क्या है, कौन सा कहानी है, कौन सा कविता है पाठ, या कौन से पाठ के कवि कौन से हैं, लेखक कौन से हैं, सब उसी पेज पे आप लिखते रहो। और कॉपी खोल के आप जब महत्वपूर्ण बिंदु से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी वहीं होती जाएगी। सबसे पहले पेज पे आप लिख लोगे पाठ एक कविता आत्म परिचय, कवि हरिवंश राय बच्चन, और डेट डाल लीजिए। ये आप कॉपी पैटर्न में आपको समझा रही हूँ, ऐसे आपको कॉपी बनाना है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएंगे। उसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन आंसर। तो जितने क्वेश्चन आंसर हैं 5-6 हमने लिखे हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उनको आप प्रॉपरली लिख लो एक ही बार में। मैं आराम से डिक्टेट करती हूँ, आपको टाइम भी देती हूँ। यदि आपका कोई सेंटेंस छूट जाता है तो आप उसको जगह छोड़ दो या उसको रिपीट करने के लिए मुझे बोलो, मैं 2-2 3-3 बार क्लास में रिपीट करती हूँ। तो एक ही बार में आप लिखने की आदत डालो। कोई वर्ड आपको नहीं टफ लग रहा है तो आप पूछ लो कि कौन सा वर्ड कैसे लिखना है, वो भी हम क्लास में बता देंगे। और कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे वो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है इस कविता से लिए हैं, वो हम कल की क्लास में लिखेंगे। जैसे ये गीत जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें किसके बारे में कवि ने किन किन लोगों का उदाहरण दिया है या किन किन लोगों को इसका गीत में सम्मिलित किया है, तो ये आज मैं नहीं लिखवा पाई हूँ आपको, ये मैं कल आपको लिखवा दूंगी। और जो आत्म परिचय है इससे भी, जैसे ये जो वर्ड्स हैं जो आपको टफ लग रहे हैं, ये झंकृत, तो आपने इनको क्लास में पूछा भी नहीं है, लेकिन मैं अंडरलाइन करती हूँ इनको। यदि आपको लगता है कि इनके आपको मीनिंग चाहिए तो ये आप क्लास में पूछना, मैं आपको क्लास में लिखवा भी दूंगी। यदि मैं बताती भी हूँ तो आप लोग को याद नहीं रहता है, डिक्टेट करती हूँ तो आप एट ए टाइम उनको नोट डाउन करोगे ना, तो आपको वो आपके पास नोट्स के रूप में रहेंगे। रोदन है, निज का मैंने बताया स्वयं, रोदन मतलब रोना, राग मतलब गुस्सा, भूप मतलब राजा, है ना, ये मैंने आपको बताया था। मूढ़ मतलब अज्ञानी, नादान मतलब जो नहीं जानता है वो, प्रासाद मतलब महल। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन करके और उनके मीनिंग अभी लिख लोगे तो आपको कविता इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।